Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study Article 14, which is right to equality. This is one of the most important topic of Indian Constitution, and if you are preparing for CLAT PG or you're a judiciary aspirant or you just want to understand Article 14 of Indian Constitution, this video is for you. And I assure you, after watching this video, all your concepts will be clear and you won't need to watch any other video. So firstly, we are going to study what does the Article 14 says. Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Now we see here the state shall not deny to any person. Any person here means it includes both the citizen as well as non-citizen. Secondly, it says that equality before the law or thirdly the equal protection of the law within the territory of India. Let's see each of these concepts broadly. Equality before law. Equality before law is a very formal concept which says that everyone is equal in the eyes of law. और इसी को अपन रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं. रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर कोई लॉ के सामने एक समान है. तो यही कंसेप्ट फॉलो करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. अब एक बात बताओ, एक 5 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा दोनों क्या एक बराबर हो सकते हैं? दोनों की क्या डाइट एक जैसी हो सकती है या फिर दोनों की सोचने की कैपेसिटी एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती. तो हम सब लोग, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, तो हर कोई एक जैसा कैसे हो सकता है? तो बस यही बात है कि इसको अपन नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं, बिकॉज ये बोलता है देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज. ये बोलते हैं कि किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाना चाहिए बिकॉज एवरीवन इज इक्वल और इसलिए सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. पर कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो जिनको प्रिविलेज देना ज़रूरी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, वो बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको अपलिफ्ट किया जा सके उनको प्रिविलेज देना ज़रूरी है. इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट भी कहा जाता है बिकॉज इट सेज कि देयर शुड बी नो प्रिविलेज. तो ये जब डिनाई करता है ना नो प्रिविलेज, दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, तो इसलिए इसको नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है. एंड दिस इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश. दिस इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. एंड रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था? रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट प्रोफेसर एवी डाइसी ने दिया था. और उन्होंने बोला था कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं रूल ऑफ लॉ के. सबसे पहला होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कहता है कि लॉ इज सुप्रीम और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और उससे ऊपर कुछ नहीं है, एवरीवन इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, इक्वालिटी बिफोर लॉ विच सेज कि लॉ के सामने हर कोई एक बराबर है एंड एवरीवन इज बाउंड टू ओबे द सेम लॉ. thirdly is predominance of legal spirit, which means कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना जरूरी है. but this concept not applies in India because we have a written constitution, so we don't have this concept of predominance of legal spirit. Now it prohibits class legislation. class legislation क्या होता है? class legislation says कि जब डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, जब क्लासिफिकेशन किया जाता है विदाउट एनी रीजन, तो उसे क्लास लेजिस्लेशन कहते हैं. और इक्वालिटी बिफोर लॉ इसे प्रोहिबिट करता है. नाउ देयर कम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. जैसे अपन ने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट एंड इट वाज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. और यूएसए ने अपने 14th अमेंडमेंट में इसे इंक्लूड किया था. ये पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों है? बिकॉज इट सेज दैट एवरीवन शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक एवरीवन शुड बी ट्रीटेड लाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक. आई रिपीट वंस अगेन, like should be treated like but unlike should not be treated like. यानी जो सब एक जैसे हैं उन सबको एक जैसे ट्रीट करो, पर जो अलग है उनको अलग ट्रीट करना ज़रूरी है बिकॉज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको प्रिविलेज दिए जाते हैं. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा डिफ्रेंशिएशन या क्लासिफिकेशन अलाउड है. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि वुमेन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से प्रोविजंस है. क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उन्हें प्रिविलेज दिया जा सके, जिससे वो अपलिफ्ट हो सके, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेवलप कर सके. तो यही बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है. एंड दिस इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट एंड इट डिमांड्स इट पर्सन इन सिमिलर सिचुएशन बी ट्रीटेड अलाइक बट इट अलाउ क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, बोलता है कि जरूरी है यदि क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन करना तो किया जाए, जिससे कि जो अनप्रिविलेज लोग हैं वो ऊपर आ सके, वो इक्वालिटी हम गेन कर सके. द कोर इज दैट क्लासिफिकेशन मस्ट बी रीजनेबल. पर ये जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ये रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपका मन करा आपने किसी को भी दे दिया या फिर
गलत तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसी को भी पिछड़ा वर्ग बता रहे हैं, मतलब कुछ रीजन होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। एंड हैव अ रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड, और आपको जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है उसका क्लासिफिकेशन से कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन देखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि उसके अंदर कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता, एवरीवन इज इक्वल इन द रूल ऑफ आइज ऑफ लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट अप्लाइज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज दैट एवरीवन इज इक्वल, that equal should be treated equally but unlike should not be treated like, and the discrimination is allowed but it should not be arbitrary and should be reasonable होना चाहिए, arbitrary नहीं होना चाहिए। Then there comes an agent scope that applies to both citizen as well as non-citizen। अपन ने देख लिया that the Article 14 says that the state shall not deny to any person here includes both the citizen as well as non-citizen। It covers the legislative, executive and judicial acts, तीनों पे अप्लाई होता है। एंड इट अलाउज द रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, तभी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, अदरवाइज नॉट। और फोर्थ बोलता है इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया ऐसा क्लास लेजिस्लेशन होता है जहाँ पे इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके, जिस डिस्क्रिमिनेशन का कोई गोल नहीं होता इक्वालिटी का, उसे क्लास लेजिस्लेशन किया जाता है, उस कहा जाता है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 है वो फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन। नाउ टेस्ट अंडर आर्टिकल 14 इज, सबसे पहले आता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले आता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है कि देयर शुड बी एन इंटेलिजेंट रीजन टू डिफरेंशिएट, देयर शुड बी एन इंटेलिजेंट रीजन टू क्लासीफाई। यदि आप किसी को किसी ग्रुप में से अलग कर रहे हो तो उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए। एंड सेकेंडली उस रीजन को आपको जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है उस क्लासिफिकेशन का, उस डिफरेंशिएशन से रिलेशन होना चाहिए। मतलब आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए आपने वो डिफरेंशिएशन किया है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो रेशनल रीजन होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, एंड सेकेंडली कोई रीजन होना चाहिए, कोई रैशनल नेक्सस होना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड। सेकेंडली बोलता है आर्बिट्रेरीनेस, दैट दी डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, उसके नीचे क्या, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। और ये काय में दिया गया था, ये दिया गया था इन द इपिरोयप्पा केस, एंड दिस इज वेरी लैंडमार्क केस ऑफ आर्टिकल 14। इट सेज दैट द इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। थर्ड इज प्रोपोर्शनैलिटी। ये बोल रहा है कि दोनों में प्रोपोर्शन होना चाहिए। आपने जो क्लासिफिकेशन किया है और आपको जो अचीव करना है उन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। और ये टेस्ट दिया गया था इन दी केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीज आर सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ आर्टिकल 14 विच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्लैट पीजी और एनी अदर एग्जाम यू आर थिंकिंग टू क्रैक। सबसे पहले केस आया था वो था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इन दिस केस द कोर्ट इंट्रोड्यूस द what we say the test of reasonable classification. It says कि classification of legislation is allowed, कि आप legislation allow करते हैं कि आप classification करो, but it should not be general. The classification must have the reasonable nexus to the for the object, कि आपको जो अचीव करना है उसके लिए आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है रामकृष्ण दार्मिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। इसके अंदर क्या कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ आर दो डिफरेंट चीजें हैं, और इसको क्लैरिफाई किया था कोर्ट के अंदर। इन द स्टेट मस्ट नॉट एक्ट आर्बिट्रेरीली। थर्डली इज इपिरोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन दिस केस द कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए क्लासिफिकेशन। यदि स्टेट एक्शन आर्बिट्रेरी है तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। एंड दिस शिफ्टेड द इंडियन जस्टिस फोकस फ्रॉम द फॉर्मल इक्वालिटी टू रीजनेबलनेस, की इक्वालिटी हम नॉर्मल सेंस में बात नहीं करते, हम इक्वालिटी की बात करते हैं जहाँ पर हम जो लोग इक्वल फुटिंग पे नहीं है उनको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए उनको कोई प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हम फेयरनेस की भी बात करते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल 14, 19 and 21, and it introduced the test of reasonableness, non-arbitrariness in the law deprivation of liberty. Then very landmark case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, that the court held even constitutional amendments that violate the basic structure, जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी स्ट्रक डाउन। एंड रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी जो है मतलब वो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको मंडल केस भी कहते हैं। इसके अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया था कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, एंड रिजर्वेशन सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया जाता है SC ST। और इसके अंदर कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ओबीसी रिजर्वेशन और बोला था कि सीलिंग है 50% से ज़्यादा जो है
वो रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकता. इट ऑल्सो इलेबरेटेड जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है एंड इट परमिटेड द अफर्मेटिव एक्शन. देन द एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या होता है, व्हाइल अ फेडरलिज्म केस द कोर्ट रीअफर्म दैट द रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वालिटी आर बेसिक फीचर. कि क्या क्या है बेसिक फीचर है रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का. Now these are some recent judgments which I think is very important if you are appearing for CLAT PG 2026 or CLAT PG 2027. Shaira Banu versus Union of India, which is also known as a triple talaq case. In this case, the court, ये religion में भी आता है कई बार ये वाला case, जिसके अंदर court के अंदर किसी particular religion, like as we know, the triple talaq was prevailed in the Muslim community. So court struck down that concept and it was held to be violative of, because it was held violative of Article 14, 15 and 21. 14 is equality, 15 is the protection of the women के लिए हम कर सकते हैं, and Article 21 is right to live with dignity. The practice was arbitrary and discriminatory. Then Navteej Singh जो है versus Union of India, इसके अंदर कोर्ट ने decriminalize कर दिया था section 377 of IPC which talks about the homosexual relationships, and court made it valid, and it was also held that person has a right to स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो आप बोलते हो ना राइट टू एक्सप्रेस आता है, उसके अंदर आता है नवतेज सिंह जो आर्टिकल 21 का भी इसको वायलेशन माना जाता है. देन एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली held that the discrimination between married or unmarried women under MTP Act is unconstitutional. कि abortion के से related था ये केस, जिसके अंदर कहा गया था कि if मैरिड और अनमैरिड वुमेन आती है और अबॉर्शन करवाती है तो दोनों को इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए. Then there comes Jyotsnami Mishra versus State of Odisha. This is the very landmark case of Article 14 in 2025 में आया है ये केस, और ये important केस है for your CLAT PG. Held that the Article 14 prohibits negative discrimination. ये negative discrimination को क्या करता है, prohibit करता है, और ये बोलता है कि one cannot demand the state to do an illegal act just because others did so. मतलब state ने कोई ऑलरेडी गलत एक्ट कर दिया, इलीगल एक्ट कर दिया, बट अब वो सही एक्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी और को उसका प्रिविलेज मिला है तो मुझे भी मिले, बिकॉज कोर्ट स्टेट ने वो गलत किया था और वो इलीगल एक्ट था. तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि उसको भी मिला तो मुझे भी मिले, बिकॉज ये इक्वालिटी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज वो एक्शन जो स्टेट ने किया था वो इलीगल था. तो ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल्स कैन नॉट इन्वोक आर्टिकल 14 टू क्लेम बेनिफिट्स दैट वर अनलॉफुली. वही जो ज्योत्सना मिश्रा वाले केस का था, सेम यहीं पर भी यही कहा गया था कि आर्टिकल 14 टू क्लेम बेनिफिट्स दैट वर अनलॉफुली ग्रांटेड टू अदर्स. देन सब क्लासिफिकेशन इन एससी एंड एसटी, वर्टिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है. लाइक एससी एंड एसटी में अलग से वुमेन का रिजर्वेशन भी होता है. तो इसके अंदर कोर्ट ने अपहेल्ड किया था द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सब क्लासिफाइंग एससी एंड एसटी कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन विद इन रिजर्व कैटेगरी इज अलाउड. नाउ द सुप्रीम कोर्ट on unequal enrollment fees in bar council, as you all know this is also a very important judgment if you are preparing for CLAT PG, which was Gaurav Kumar versus Union of India. इसके अंदर कोर्ट ने कह दिया था कि exorbitant enrollment fees जो चार्ज की जाती है वो अगेंस्ट है against Article 14. So these are some landmark judgments, you can see them. I have prepared, and these are some recent judgments, and in which Jyotsnamai Mishra versus Union of India versus State of Odisha is a very important case. So I have prepared this flowchart so that we can quickly revise what we have read. Equality before law, it's the rule of law का concept है. Equal protection of the law बात करता है कि similar treatment should be given to everyone, that the like should be treated like but the unlike should not be treated like. Reasonable classification, test of reasonable classification, which is intelligible differential. There shall be an intelligent reason for discrimination, and the discrimination should be reasonable, and it is upon the judiciary to decide कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रीजनेबल है या नहीं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका कोई रैशनल नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड. The discrimination should not be arbitrary as was held in the EPIRO-EPA, and substantive equality मतलब the people who are not at the equal footing, to bring them at the equal footing, the privileges could be given, and this is known as equal protection of the law and substantive equality. Negative equality doctrine, past talk ये ज्योत्सना मिश्रा का वाला जो केस मैंने आपको बताया था कि यदि पास्ट कोई रॉन्ग एक्शन किया है स्टेट ने, तो अनदर पर्सन भी ये नहीं बोल सकता कि आप वो वापस से गलत करें. नहीं, तो स्टेट ने तो इलीगल एक्ट करा है
अब स्टेट उसे रिपीट नहीं करेगा और उसके अंदर आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा. नेगेटिव इक्वालिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 14. Now, for your summary revision, that is equality is not equal to identical treatment. Reasonable classification plus fairness valid होता है, and arbitrary action is unconstitutional. और जस्टिस भगवती ने कहा था इक्वालिटी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज do like, share and subscribe to this channel, and I will come up with new videos very soon for article 15, 16, 17 and 18. And thanks for watching.